जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर रहे थे। प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। बिल्कुल सेलेक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करना है। और यदि किसी भी प्रकार का पढ़ने से लेकर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हर एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर लाजवाब सॉल्यूशन करेंगे। आज हम लोग इसका 14वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले इसी प्रकार के 13 पार्ट हमारे अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी आप जाकर प्लेलिस्ट उनकी आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आगे आने वाली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, चलते आज का पहला क्वेश्चन में लिखा है प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कितनी भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत अगर आपको लाना हो, n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के औसत के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, और कंसेप्ट का नाम है n+1 और बटे में 2। तो प्यारे साथियों, कितनी भी प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत अगर आपको लाना है तो आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। एन का मतलब ये होगा कि आपको कितनी प्राकृत संख्याओं का योग चाहिए, औसत चाहिए। तो यहाँ पर एन का मान अपन क्या मानेंगे, 80 मानेंगे, और यहाँ एन की जगह अपन लोग 80 को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 80+1 और बटे में 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 80 में 1 का भाग देंगे तो 81/2 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे, 2 चूकू 8, 0, 2 पंज 10, यानी 40.5 प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत हो जाएगा। और 40.5 ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे यदि बात करें, यदि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सके तो ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आए कि कोई भी व्यक्ति किसी काम का कोई भी हिस्सा पर्टिकुलर दिन में कर सकता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वो व्यक्ति उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है ये निकालना है। तो जैसे यहाँ पर बोला गया 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा ये निकालने के लिए जो 1/3 है इसका उल्टा गुणा समय में कर दो, यानी 3/1 का गुणा हम लोग 5 से करेंगे। तो यहाँ बनेगा 5 3 15, 15/1 का मतलब ए इस पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर बोला गया बी के बारे में बोला गया कि बी इसी काम का 2/5 बोला और 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो जो समय दिया इसमें गुणा करो, 2/5 हिस्से का नहीं करना है गुणा, 5/2 उल्टा कर लो इस फ्रैक्शन को, 5/2 का आपको गुणा करना है, 2 से काटेंगे, 2 पंज 10, और यहाँ हो जाएगा 5×25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है इस पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है। बोला गया बी इसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ से अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हम 25 और 15 का एलसीएम लेंगे, जो हो जाएगा हमारे पास 75। हम यहाँ पर एलसीएम टोटल वर्क हुआ इन दोनों का, 25 और 15 का एलसीएम टोटल वर्क हुआ। अब 15 का भाग 75 में देंगे, 15 पंज 75, और 25 का भाग 75 में देंगे, 25 या 75। तो ये इनका एक एक दिन का काम हमारे पास निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला दोनों मिलकर ए तथा बी मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 + 3 हमने जोड़ा, इनका एक एक दिन का काम जोड़ा, तो एक दिन में मिलकर दोनों 8 काम करते हैं। तो पूरा काम दोनों कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करोगे, टोटल काम करवाना यानी 75 में 8 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास सही जवाब आ जाएगा 8 9 72, और अब यहाँ पर 3 बचेगा, बटे में 8 हो जाएगा। तो 9 सही 3/8 दिन में ये दोनों मिलकर इस पूरे काम को कर देंगे, और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। इसका मतलब ये कहा कि एक पाइप था जो 40 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है, एक दूसरा पाइप है जिसका व्यास
पहले पाइप के व्यास से 2 गुना। व्यास का मतलब यह है कि जैसे पहले पाइप का व्यास अगर इतना था तो इसका डबल व्यास का दूसरा पाइप पे मतलब दुगना व्यास। तो आपको बता दें यहाँ पर अगर कोई पाइप है, अगर उसे डबल व्यास का पाइप है तो दूसरा जो पाइप होगा उसे 4 गुना पानी अधिक फेंकेगा। इसका मतलब व्यास डबल होने से पानी जो है वो बाहर करने में 4 गुना ज़्यादा पानी बाहर फेंकेगा। इसलिए जो दूसरा पाइप है वो टंकी खाली करने में चौथाई टाइम लेगा। पहला वाला पाइप 40 मिनट ले रहा था और दूसरा वाला पाइप है ना चौथाई टाइम कम लेगा, मतलब 4 का भाग लगाओ तो ये यहाँ पर खाली 10 मिनट का टाइम लेगा। 4 दाम 40 हो जाएगा, मतलब 10 मिनट का टाइम लेगा। तो एक पाइप जो था वो तो 40 मिनट में पूरी टंकी खाली कर सकता था और एक दूसरा पाइप था जिसका व्यास पहले पाइप से डबल था, तो उसने 4 गुना पानी ज़्यादा फेंका, इसे चौथाई समय कम लगा, तो मतलब उसका समय जो दूसरे का आया वो 10 मिनट में खाली इस टंकी को कर सकता है। तो यहाँ पर अब टोटल टंकी की कैपेसिटी लाने के लिए आप इन दोनों का लघुत्तम लोगे तो 40 लघुत्तम आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे, तो इन दोनों का लघुत्तम लो। 40 से कम 40 हो जाएगा और 10 चौको 40 हो जाएगा। ये पहला वाला पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है और यहाँ पर दूसरा वाला पाइप यहाँ पर 1 मिनट में 4 यूनिट पानी खाली करता है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 + 1 जोड़ लो 5 यूनिट पानी खाली करते हैं और पूरी टंकी 40 यूनिट की है। 40 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो 40 8 मिनट में ये पूरी टंकी को दोनों पाइप मिलकर खाली कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 में हमें 8 मिनट दिखाई दे रहा है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक स्कूटर सवार पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर जाता है, अगली बार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर जाता है, उसकी औसत गति बताओ। तो जब आपको चालें दी गई हो, अलग अलग दूरी दी गई हो और बताना हो औसत चाल, तो मैं आपको बता दूं औसत चाल का छोटा सा कंसेप्ट याद रखो कि जो औसत चाल होती है वो होती है कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी और बटे में लिखोगे कुल लिया गया समय, बटे में आ जाएगा कुल लिया गया समय। तो यहाँ पर बटे में लिखेंगे तो हमें ये पता चल चुका है कि जो इस स्कूटर सवार ने जो टोटल दूरी तय करी वो पहली दूरी तो 100 किलोमीटर थी और अगली बार वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 किलोमीटर और गया, तो दूसरी दूरी जो थी वो 120 किलोमीटर थी। तो टोटल दूरी की जगह तो हम लोग ये लिख पाएंगे। अब यहाँ पर कुल लिया गया समय, अब समय निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि समय का फॉर्मूला जो होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहली वाली दूरी अपने को 100 किलोमीटर दी गई है और पहली वाली चाल है 50 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल करेंगे तो पहले वाला समय आ जाएगा, फिर प्लस दूसरा वाला समय लाने के लिए 120 किलोमीटर दूरी है जिसमें भाग लगाएंगे 40 का, तो यहाँ पर दूसरी वाला समय आ जाएगा। तो टोटल समय कितना लगेगा इन टोटल दूरी को तय करने में, तो 50 दूनी 100, यहाँ पर लगेगा 2 घंटे और प्लस 40 से काटेंगे तो 40 तिया 120, 3 घंटे यहाँ लगेंगे। इस प्रकार कुल समय कितना लगेगा, 5 घंटे का टाइम लगेगा। तो हमारे पास ये निकल कर आया कि कुल चली गई दूरी 120 + 100 यहाँ पर हो जाएगा 220 और बटे कुल लिया गया समय 5 घंटे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार औसत चाल निकल के आ जाएगी, औसत चाल। तो इसका भाग लगाएंगे 5 का, यहाँ पर 5 चौके 20 हो जाएगा और 2 बचा, फिर से 5 चौके 20 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड यहाँ पर बनेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें 5 नंबर, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। इसका मतलब यह है अगर रेल की लंबाई की बात करें 100 किलोमीटर है या मीटर मान लेते हैं, रेल की लंबाई अगर हम लोग 100 मीटर मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई रहेगी इसको भी 100 मीटर ही मानेंगे। क्वेश्चन ने बोला यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ कि चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल अपने को दी गई है रेलगाड़ी की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या करेंगे,
ये किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 का गुणा करके हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और बराबर दूरी की जगह जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसे स्थान को पार करती है जिसमें लंबाई होती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और उस स्थान की लंबाई जुड़ जाती है। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर थी प्लस इसने प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी x मीटर थी, बटे में आएगा समय, तो कितने समय में पार किया 1 मिनट। और यहाँ 1 मिनट का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो यहाँ पर 60 सेकंड बटे में लिखा। अब क्या करेंगे, हमें x का मान लाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2x इधर बचेगा, 18 से काटा 90 को तो 5 बार कटेगा, 25 हो जाएगा और 25 का इधर देखो 25 हो जाएगा और 25 का गुणा इस 60 से हो जाएगा तो 5 छक्के 25 छंग 150 और उसके बाद 1 जीरो यानी 1500 के बराबर हो जाएगा 2x। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x का मान चाहिए, गुणा का 2 इधर आएगा तो 1500 के भाग में 2 चला जाएगा और 2 से 1500 को काटेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 750। इसका मतलब यह है कि 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी और प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ ले तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 750 ही थी, क्योंकि दोनों बराबर लंबाई के थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, किसी नाव की शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, चाल बताई है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। मतलब यहाँ पर नाव के द्वारा धारा के विपरीत जाने में लिया गया समय हमें बताना है और समय का जो फॉर्मूला होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दूरी तो बताइए 9 किलोमीटर जाना है चाल को मतलब इस नाव को 9 किलोमीटर दूरी और चाल। अब चाल कौन सी रखेंगे तो धारा के विपरीत जाना है। तो प्यारे साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, नाव की धारा के विपरीत चाल लेके आना पड़ेगा। धारा के विपरीत आपको क्या करना पड़ेगा, नाव की चाल लाना पड़ेगा, नाव की चाल। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, शांत जल में चाल और धारा की चाल दोनों घट जाएगा। तो हमें यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसमें से हम 1 किलोमीटर प्रति घंटे माइनस हो जाएगी। मतलब शांत जल में से चाल दी गई है और धारा की चाल दी गई, अगर घटा दो तो धारा के विपरीत दिशा में चाल बनेगी इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को समय लाना है तो दूरी 9 किलोमीटर है और चाल अपनी निकल कर आई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 9 को काटेंगे, 3 3 9, 3 घंटे में वो धारा के विपरीत 9 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी वो नाव। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात किया जाए तो एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया जो चौड़ाई रहेगी लंबाई का 2/3 रहेगी। तो मान लिया जाए कि आयत की जो लंबाई रहेगी वो x मीटर मान लो या फिर x फीट मान लो, फीट, क्योंकि क्षेत्रफल जो दिया वो फीट में दिया, x फीट। अब ये कह रहा है कि जो चौड़ाई रहेगी, इस आयत की जो चौड़ाई रहेगी वो लंबाई का 2/3 रहेगी। तो लंबाई तो x थी और x का 2/3 निकालेंगे, मतलब x का 2/3, तो उसकी चौड़ाई आ जाएगी, मतलब कितना आ जाएगा 2x/3 आ जाएगी चौड़ाई। अब यहाँ क्वेश्चन ने हमें दिया है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता होगा, नहीं भी आता है तो याद रखना आज के बाद, आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है कि उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे 2400 और बराबर लंबाई अपन ने माना x गुणा चौड़ाई हमने निकाला लंबाई का 2/3 मतलब 2x/3। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की जगह मानी गई लंबाई चौड़ाई रखा और क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो ये 3 तो इधर गुणा में जाएगा 2400 के और गुणा का 2 इधर भाग में आएगा, मतलब यहाँ क्या बनेगा 2400 गुणा में 3 और बटे में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास इधर x गुणा x बचेगा, मतलब x² और 2 से 2400 को काटेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1200 और भारतीय कितना 3600 और यहाँ पर 3600 जो आया x वर्ग का मान आया। हमें x का वैल्यू चाहिए तो ये वर्ग हटेगा तो इधर करनी लग जाएगा, 3600 पर करनी लगा देंगे और 3600 जो वर्गमूल होता है, 36 किसका वर्ग होता है तो 6 का
और 100 किसका होता है 10 का, तो एक जीरो आ जाएगा। मतलब 60 का वर्ग करेंगे तो 3600 बनता है, इसलिए वर्गमूल 3600 बराबर 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमने x फीट मानी थी, तो हमारे पास x का मान कितना आया 60, मतलब लंबाई कितनी आ जाएगी 60 फीट, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है और त्रिभुज का परिमाप दिया, तो प्यारे साथियों परिमाप जो होता है याद रखना, किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, तीन भुजाएं होती है त्रिभुज में और तीनों का योग ही उसका परिमाप होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें भुजाओं का अनुपात दिया, तो जो अनुपात अपने को दिया 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, इस रेशो को हम पहले सोल्व करेंगे। सोल्व ऐसे करेंगे कि ये जो अंश बटे हर में दिया है हमें, ये बटे वाले नंबर का हम एलसीएम लेंगे, यानी 3 का और 4 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। इस एलसीएम का क्या करेंगे, सभी जगह रेशो में गुणा कर देंगे। इनका जो एलसीएम आया 60, इस 60 का गुणा करने से ये होगा कि ये जो बटे वाले नंबर है ये डिलीट मतलब यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 3 से डिवाइड किया 60 को तो 20 आया अनुपात, 4 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और इसी प्रकार यहाँ पर 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो मतलब तीनों भुजाओं का क्या आ चुका अपने पास रेशो हमने बना लिया। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग भी दिया 47, तो 47 सेंटीमीटर हमें योग दिया, तो हम इस रेशो का भी योग करेंगे क्योंकि ये रेशो भुजाओं का योग रेशो है। तो यहाँ जब रेशो को भी जोड़ेंगे हम लोग तो ये भी 47 ही बनेगा। इसका मतलब 47 रेशो का मान 47 सेंटीमीटर दिया, तो एक रेशो का मान लाने के लिए 47 सेंटीमीटर को 47 का भाग लगाओ तो एक रेशो का मान आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने ये बोला सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ, तो सबसे छोटी की अगर यहाँ पर बात की जा रही है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भुजा का रेशो कितना है, तो हमारे पास सबसे छोटी भुजा का रेशो जो हो जाएगा 12 रेशो सबसे छोटा है यहाँ पर। तो जो एक रेशो का मान आया 1 सेंटीमीटर, इसका गुणा 12 से करेंगे तो 12 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकल कर आ जाएगी, और ऑप्शन नंबर 2 में हमें ऐसा दिया गया है। आगे बात करें यदि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाया गया तथा शंकु के समान आधार वाले एक ठोस बेलन में परिवर्तित किया गया। मतलब यहाँ पर शंकु से क्या बनाया, तो मैं आपको बता दूं, शंकु से यहाँ पर बनाया गया बेलन। तो होता क्या है, जब यहाँ किसी भी एक शेप से दूसरा शेप बनाया जाए तो इन दोनों के आयतन आपस में बराबर होते हैं। तो जो शंकु का आयतन रहेगा, शंकु का आयतन वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, आप दोनों का फॉर्मूला लगा लो। शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको आता होगा 1/3 पाई r² इंच, ये शंकु का आयतन होता है बराबर, ये आयतन हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर, यानी कि बेलन का जो आयतन होता है पाई r² इंच होता है। अब क्या करना है प्यारे साथियों, जब इन दोनों के आधार समान हैं, क्वेश्चन ने बोला कि आधार दोनों के समान हैं, तो आधार समान के केस में याद रखना दोनों की त्रिज्या भी क्या होंगी, समान होंगी। त्रिज्या भी समान होगी, जब दो डायग्राम के आधार समान है दोनों के तो इनकी त्रिज्या भी समान होगी। तो अब क्या करना है समझो, यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, त्रिज्या यहाँ भी समान है और दूसरे वाले डायग्राम में भी समान है, तो त्रिज्या से त्रिज्या कट जाएगी और यहाँ पर बचा 1/3। और यहाँ पर हमें शंकु का ऊंचाई नहीं दिया, हमें शंकु की ऊंचाई बताना है, और बराबर हमें यहाँ पर ऊंचाई किसकी दिया है, बेलन की, और बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर अपने को दिया गया, तो ऊंचाई की जगह बेलन का 7 सेंटीमीटर लिखा। अब हम क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे, तो 7 गुणा हो जाएगा, ये 3 गुणे का इधर भाग का इधर आएगा तो गुणे में, और गुणे का 1 इधर भाग में जाएगा। इस प्रकार जो ऊंचाई आएगी, याद रखिएगा 21 सेंटीमीटर यहाँ पर शंकु की ऊंचाई बन जाएगी, और 21 सेंटीमीटर हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात किया जाए नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक संख्या जिसके 5वें भाग में 4 की वृद्धि के बाद प्राप्त संख्या उस संख्या के चौथे भाग में 10 की कमी के बाद
प्राप्त संख्या के बराबर हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपको माना की संख्या x थी, बहुत इजीली सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा। माना कि कोई संख्या x थी, तो क्वेश्चन में बोला गया कि उसका पांचवा भाग, तो किसी भी संख्या का पांचवा भाग मतलब उसमें 5 का भाग लगाएंगे। यह कह रहा कि 4 की वृद्धि, 5वें भाग में 4 की वृद्धि का मतलब 4 जोड़ दो। फिर ये बोला उसी संख्या का चौथा भाग, उसी संख्या का चौथा भाग मतलब संख्या x माना और उसका चौथा भाग मतलब बटे में 4 करेंगे। 10 की कमी, तो इस चौथे भाग में 10 की कमी क्वेश्चन बोल रहा है, तो 10 की कमी कर दो, माइनस कर दो। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, ये बराबर क्वेश्चन में बोला गया। तो अब यहाँ से संख्या लाना है। यहाँ हमें क्या करना है, x/4 की साइड हम लोग x/5 को लाएंगे, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x/5, और इधर का प्लस का 4 लिखा और -10 इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। 10 और 4 को जोड़ा तो 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 बराबर, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 4 और 5 का, तो लघुत्तम 20 आएगा। 4 का भाग 20 में देंगे तो 4 × 5 = 20 और यहाँ पर हो जाएगा 5x, ये माइनस 5 × 20, 5 का भाग 20 में दिया, 4 बार गया, 4 का गुणा 5 के ऊपर वाले x में करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास 5x में से 4x जाएगा तो 1x बचेगा, बटे में 20 आ जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 14। अब क्या करना है, आपको x का मान लाना है, तो भाग का 20 इधर जाएगा तो गुणा में, तो 14 गुणा 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो x = हो जाएगा 14 दूनी 28 यानी 280। तो x हमने वो संख्या मानी थी और वो संख्या कितनी आ गई, 280, यानी 280 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। प्यारे साथियों, यकीन मानिएगा प्रतिदिन जीके और उसके बाद मैथ के 2 वीडियो आ रहे हैं, दोनों को ना छोड़िएगा। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अब की बार वर्दी पर जरूर आपको वर्दी मिलेगी यदि आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।